नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। यूपी के प्रयागराज के भगवतपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 106 नवविवाहित जोड़ों की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि 106 जोड़ों को आशीर्वाद देने आया हूं। सरकार की योजना का हर गरीब को लाभ मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री सिंह ने पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरा शहर पश्चिमी जानता है कि औरंगजेब कौन है और उनकी संतानें कौन है। उसमें तो बहुत बड़ा एक नाम है और वो अतीक अहमद है। अतीक अहमद को हमने साबरमती जेल में रखा है। उसके सभी गुर्गे और रिश्तेदार सब औरंगजेब की संतान ही हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश यादव के बीजेपी के सांसद और विधायकों के घर से न निकलने और कूटे के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव किसे कब क्या बोल दें पता नहीं होता। उन्हें चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है, इसीलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि क्या कूटे गए हमारे सांसद और विधायक अखिलेश यादव के ही काशी विश्वनाथ के बयान पर बोले। मैंने स्वयं कैबिनेट के नोट्स पढ़े हैं। 1 रुपया भी किसी कैबिनेट के माध्यम से अखिलेश जी के दौरान इस भव्य कार्य में काशी में नहीं लगाया है। साथ ही साथ अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कहेंगे जो चांद पर पहला व्यक्ति गया था वो भी समाजवादी पार्टी का था। तो वहीं अपने बयान से विवादों का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के पास सुविधा है स्टेटमेंट ट्विस्ट करने की। आखिरी समय में बनारस वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि आखिरी समय में कोई नहीं बचा सकता। यूपी की जनता को दुख मिला है, किसान दुखी है, जनता को डबल इंजन सरकार ने निराश किया है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब साथ है, साथ साथ बैठे हैं, सब बदलाव चाहते हैं और सभी लोग अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि जब अंत समय आता है नजदीक तो लोग काशी में ही रहना पसंद करते हैं। यादव ने इटावा में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान राज्य में बीजेपी सरकार द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए 1 महीने तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना के बारे में पूछे गए एक सवाल पर भी मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि ये अच्छी बात है, सिर्फ 1 महीना ही क्यों, उन्हें 2 या 3 महीने वहीं रुकना चाहिए। वहीं रुकने के लिए अच्छी जगह है। अंत समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जीवन के अंतिम दिनों में काशी में रहने की काफी महत्व दिया जाता है। तो लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर एक बार फिर से अब हंगामा शुरू हो गया है। वजह है कि लखीमपुर खीरी प्रकरण में एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट बाहर आने के बाद आज संसद में भारी हंगामा देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस समेत कई से विपक्षी दलों ने सांसदों ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की है, जिसके बाद अब संसद में हुए हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने आज सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया है, जिसमें आज लखनऊ में यूपी विधानसभा सत्र में जाने के पहले विधानसभा के बाहर प्रदेशाध्यक्ष अजय लल्लू, विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा और विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने हाथों में पोस्टर लेकर यात्रा निकाली। बताते चले कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र पर जब आरोप लगे थे तब उन्होंने कहा था कि अगर मामला सिद्ध होता है तो वो इस्तीफा खुद देंगे, लेकिन अब कल एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद तमाम लोग अजय मिश्रा के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो संसद में इस पूरे मामले की चर्चा चाहते हैं और अजय मिश्रा का इस्तीफा जरूर होना चाहिए।
अब वहीं एक साल बाद अब किसान आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसानों की आज पूरी तरह से घर वापसी हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर एक बार फिर से आम लोगों के लिए खुल गया है। हरियाणा में टोलों से भी किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। इस दौरान आपको बताते चलें कि किसान नेता राकेश टिकैत भी सुबह हवन कर समर्थकों के साथ घर लौट गए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर लगभग सभी अवरोधकों को हटा दिया है, जो प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और अन्य मांगों को मान लेने के केंद्र के फैसले के बाद शनिवार को किसानों ने दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध स्थल छोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि सिंघू बॉर्डर से ठोस अवरोधकों को और अन्य अवरोधकों को हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक सड़क को यातायात के लिए खोला नहीं गया, लेकिन सिंघू बॉर्डर के अलावा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली के चीकरी और गाजीपुर सीमाओं को बंद कर दिया था। इस दौरान आज सभी पंजाब, हरियाणा और सब जगह टोल मॉल और पेट्रोल पंप पर चल रहा प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से अब खाली कर चुकी है। साथ ही कुछ जो किसान बचे हैं वो भी अब घर वापसी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिगेटिंग भी अब हट जाएगी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां एक बार फिर से दौड़ती नजर आएंगी। और बहराइच में सोमवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जिला भाजपा कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों और चुनाव प्रभारियों के साथ एक मैराथन बैठक की है और उन्हें चुनावी मंत्र भी दिया। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह बहराइच के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचकर सांसदों, विधायकों और जिला पंचायत सदस्यों, प्रमुखों और पार्टी पदाधिकारियों, विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें चुनावी टिप्स भी दिए गए। इस दौरान अब रुक करेंगे औरैया का, जहां आपको बता दें कि औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र के 28 साल पुराने छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई कर दी गई, जिसके दौरान एक सराहनीय सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। दरअसल विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 5 साल की सजा सुना दी है। दोषी को 5 साल कैद की सजा, साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। योजना की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक ने बताया है कि वादी की ओर से थाना अचलदा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी 10 साल की बेटी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है, 18 जुलाई 2019 को दोपहर लगभग 1 बजे वो स्कूल से पैदल घर आ रही थी कि तभी स्कूल के बीच रास्ते में आरोपी ने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। साथ ही आरोप लगाया गया था कि नाला के पास उसे उतारकर खेत की झाड़ी में बुरी नियत से ले जाकर अश्लील हरकतें और छेड़खानी की गई। तभी कुछ लड़कों को आता देख आरोपी वहां से बाइक पर बैठकर फरार हो गया। इसी बीच उसकी पुत्री बाइक पर से कूद गई और घर आकर पूरी घटना बताई। वादी की तहरीर पर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी और इसके बाद यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह के समक्ष चला गया, जहां आज दोषी को सजा सुनाई गई है। वहीं ललितपुर में शहरी क्षेत्र में युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग सेहत के प्रति काफी अधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। यहां पर कोरोना से बचाव में कारगर वैक्सीनेशन में 45 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 118.30% लोगों ने टीका लगवा लिया है। तो वहीं अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के करीब 90.15% युवाओं ने पहली डोज ली है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विभिन्न तैयारियों के साथ टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है
और अब अधिकांश लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हो गए हैं। इससे टीकाकरण में रुचि दिखा रहे हैं और हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर में वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अधिक आगे आ रहे हैं। शहर में स्थिति यह है कि युवाओं की अपेक्षा बुजुर्ग सेहत के प्रति अधिक फिक्रमंद नजर आए। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीपी शुक्ला ने बताया कि जनपद मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ऐसे में अधिक लोगों का आना जाना ज्यादा है। बहुत से लोग मध्य प्रदेश के जिलों से वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसके साथ ही अधिकांश लोग मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों ने अपने सुविधा अनुसार वैक्सीन लगवाई है। जो लोग अभी वैक्सीन लगवाने के लिए रह गए हैं, उन्हें टीका लगाने का काम भी किया जा रहा है। तो वहीं कई बार रिश्तों को निभाने और खुद को साबित करने के लिए मुश्किल हालातों का सामना करके कई महिलाएं मिसाल बन जाती हैं। ऐसी एक महिला के बारे में हम आपको बता दें कि जिसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए झांसी की सड़कों पर टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। उसका नाम है अनीता चौधरी। अनीता बुंदेलखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर है और अनीता चौधरी की इस हिम्मत को देखते हुए झांसी की डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि झांसी की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाली अनीता चौधरी झांसी के तालपुरा में रहती हैं। अनीता चौधरी ने बताया कि उनकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और अनीता चौधरी की साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। अनीता चौधरी ने बताया कि उसकी शादी 1999 में हुई थी। उसके पति कोई काम नहीं करते थे, लेकिन इसीलिए परेशान होकर वो आगे आई और खुद काम करके अपना परिवार चलाती रही। अनीता का यह भी कहना है कि शादी के बाद वो काम करने घर से बाहर निकली और समाज की परवाह न करते हुए ईमानदारी और लगन के साथ डिस्पोजेबल फैक्ट्री में काम करने लगी। करीब 10 साल उन्होंने वहां काम किया। सुपरवाइजर की कहासुनी होने पर उसने प्रण लिया कि वो अब खुद का कुछ काम करेगी, बल्कि नौकरी नहीं। अनीता चौधरी ने झांसी शहर की सड़कों पर टैक्सी चलाने की ठानी और किसी की परवाह न करते हुए एक सीएनजी टैक्सी फाइनेंस कराकर स्वयं झांसी के महानगर पर सड़कों पर टैक्सी चलाई। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन किसी की ना सुनते हुए उसने अपना काम किया, जिसके बाद आज उन्हें सम्मानित किया गया है। बताते चलें कि वो सुबह से शाम तक टैक्सी चलाती थी, जिसके बाद दिन के उन्हें 700 से 800 रुपए कमा लेती थी और जिसकी वजह से वो अपने पति और तीनों बच्चों का भरण पोषण करती थी। अनीता का यह भी कहना है कि घर की परेशानी के कारण मैंने एक ऑटो फाइनेंस कराकर चलाना शुरू किया। लोगों ने बहुत ताने मारे और मैं घर आकर रोती भी थी, लेकिन किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए। मेरे छोटे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया और ट्रैफिक पुलिस ने भी काफी साथ दिया। और इसी बीच कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मामले तेजी के साथ अब भारत में बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में ब्रिटेन और अन्य ओमिक्रॉन संक्रमित देशों से लौटे 5 यात्रियों ने कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से एक परिवार इंग्लैंड और दूसरा सिंगापुर की यात्रा से लौटा था। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया है कि 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सेक्टर 39 के नोएडा कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी 5 मरीज अब अस्पताल में हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भेजे गए। साथ ही इस बीच हम उनके संपर्कों का भी पता लगा रहे हैं और इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि लोग कानून के अनुसार व्यवहार करना जारी रखेंगे और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भरोसा करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि सीएमओ ने आगे जानकारी भी दी कि विदेश से करीब 4,729 यात्री अब तक नोएडा लौटे हैं। इनमें से 1,101 लोग संवेदनशील देशों से लौटे हैं, जहां कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलते हुए मरीज देखे गए। इतना ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद में विदेश से आए 130 लोग अभी भी लापता हैं। मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों मुरादाबाद में विदेश से 519 लोग आए थे, जिसमें से 130 लोग अभी भी लापता हैं। ऐसे में डर है कि कहीं ये लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेकाबू ना हो जाए।
वहीं अब बात कर रहे हैं यूपी में चल रहे चुनावी माहौल के बारे में। तो यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के भाजपा के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को झांसी आगरा क्षेत्र से लगी कई सीटों पर सिंधिया के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एमपी की सीमा से लगे कई जिलों में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 दिसंबर को बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए यूपी में 6 अलग अलग स्थानों से यात्राएं शुरू करके कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही इसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा। इनमें बिजनौर, झांसी, मथुरा, अंबेडकर नगर, बलिया से 19 दिसंबर को यात्राएं प्रारंभ होंगी। गाजीपुर से 20 दिसंबर को यात्रा शुरू होगी, जबकि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे खास बात यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख 11 जिलों की 49 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई हैं और इन सीटों पर मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र से लगी हुई है। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेताओं को यूपी विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है।